तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए सीरीज बेस्ड नॉवेल लेकर आई हूँ। आज मैं जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एपिसोड 27 का हिस्सा है। गाइस, अभी तक मुझे एपिसोड 1 से नॉवेल का पार्ट नहीं मिली है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन मुझे अभी 27 और एपिसोड 6 मिल रही है, तो मैं आज आप लोग के साथ एपिसोड 27 शेयर करूंगी और उसके बाद एपिसोड 6 शेयर करूंगी। लेकिन जो एपिसोड मुझे मिलेगी वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। रात में सितारों की ठंडी चमक के नीचे वेन केजिंग बांसुरी बजा रहे होते हैं। हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड जो उसने एजू और उनके बेटे की तरह सेंगलिन के साथ बिताया था, वो पल याद करते हुए और उसका दिल दर्द से भर जाता है, यह सोचकर कि एक दिन उसके असलियत के बारे में जो जीसू और सेंगलिन को पता चल जाएगा, तब उन दोनों का रिएक्शन क्या होगा। मैं अपने सोलमेट को अपने पापों के लिए और अधिक दुखी होने नहीं दे सकता। जरूरत पड़ी तो मैं मर जाऊंगा। मैं फोर सीजन मैनर वापस नहीं जाऊंगा। एजू के लिए मरना रेस्पेक्ट की बात होगी। ऐसे ही वेन केजिंग सोच रहे होते हैं, तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब वेन केजिंग देखने के लिए गया, तब उसने देखा एजू खतरे में था। याबाई की तलवार जो जीसू के गले से 1 इंच दूर था। जो जीसू घायल हो गया। वेन केजिंग जानते थे याबाई से लड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश की। वो किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने दे सकता था, चाहे वो अमर व्यक्ति ही क्यों ना हो। दोनों के बीच फाइट होते हैं और कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। घोस्ट वैली के सिर्फ वेन केजिंग को जमीन पर फेंक दिया जाता है। वो खून की उल्टी करता है। वेन केजिंग सोचता है कि एजू को चोट पहुंचाने के लिए मैं खुद को ही नफरत करता हूँ। मुझे उसके लिए मजबूत बनना होगा। ऐसे सोचते हुए वेन केजिंग जमीन से उठने के लिए कोशिश करता है, लेकिन घायल होने की वजह से वो उठ नहीं पाता है। फिर से जमीन पर बैठ जाता है। एजू उसके पास जाते हैं और एक मुस्कान के साथ उसके तरफ देखते हैं और कहता है, लावेन, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। उसके बाद सुनकर वेन केजिंग नहीं जानता कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। एजू कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करो लावेन। वेन केजिंग मन में सोचता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। याबाई काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर वेन केजिंग से कहता है कि मुझे तुम्हारे दयनीय अस्तित्व के लिए खेद है। तुम अपनी जान ले सकते हो। वेन केजिंग के होठों पर खून लग रहे होते हैं और उसके दांत लाल रंग हो जाता है। उसके बावजूद भी वो हंसते हैं, क्योंकि उसके करीब जो जीसू होता है। वेन केजिंग कहता है, मेरे जान ले लो कायर, तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसे खुद करो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे मरने के बाद मैं एक राक्षस के रूप में वापस आऊंगा और जरूरत पड़ने पर 1000 जन्म के लिए मनुष्य दुनिया को परेशान करूंगा। क्या तुम डर रहे हो? तुम बूढ़े हो राक्षस। ऐसे कहकर दोनों उठने लगते हैं, लेकिन फिर से जमीन पर गिर जाता है। तभी याबाई वेन केजिंग से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। जो जीसू वेन केजिंग के शरीर के सामने एक हाथ रखकर कहता है, ऐसा मत करो। जेंग रुआंग ने रोंगसुआंग को बचाने के लिए खुद की जान भी दांव पर लगाई थी, इसीलिए उसका परिवार टूट गया था। मेरा कनिष्ठ छोटी उम्र में ही माता पिता को खो दिया, इसीलिए उसे बहुत घाटी में जाना पड़ा। अपने आप से पूछो, क्या तुम उसे दोषी कह सकते हो? जेंग रुआंग ने जिंदगी भर अच्छा काम क्या है। वो अच्छा इंसान था। अनगिनत लोगों को उसने बचाया, फिर भी उसके एक लौटे बेटे के साथ नाइंसाफी कैसे हो सकता है। ऐसे ही जो जीसू याबाई से कहता है। याबाई कहता है, आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। घोस्ट वैली को खत्म करने के बाद मैं उन कर्जों को अपने साथ चुकाऊंगा। जो जीसू कहता है, आप मेरे कनिष्ठ के बारे में ऐसे बात मत करो। आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, बिल्कुल कुछ भी नहीं। आप घोस्ट वैली के हर एक मेंबर की हत्या कर सकते हैं, लेकिन
क्या आप लालच को मिटा सकते हैं? अगर मेरा गुरुजी यहाँ होता तो वो कभी आपके तरह बिहेव नहीं करते और ना ही उसके जान लेते। वो सिर्फ मेरे कनिष्क को सभी गलतियों को सुधारने के लिए और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उसकी मदद करते। आप गुरुजी के दोस्ती के लायक नहीं हैं। अगर आप चाहे तो हमारी जान ले लीजिए। येबाई कहता है, जो यीशु, मैं उसे आज नरक में ही ले जाऊंगा। क्या तुम पागल हो? उसे क्यों बचाना चाहते हो? यीशु कहता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरा आधा हिस्सा है और मैंने इस जीवन और आने वाले सभी जीवन में उसके साथ रहने की शपथ ली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचते हैं। मैंने उसका दिल देखा है और मैं कैसिंग को जानता हूँ। मैं उसे वैसे ही जानता हूँ जैसे मैं खुद को जानता हूँ। मैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसका ही अनुसरण करूँगा। उसके बात सुनकर वेन केजिंग को ऐसा लगा जैसे अचानक समय रुक गया हो। वेन केजिंग सोचता है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। क्या सच में वो मुझे प्यार करता है? क्या खून की कमी के कारण उसे मोतीभ्रम हुआ था? क्या यीशु ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो मुझे प्यार करता है? जो यीशु उसके हाथ जोर से पकड़ लेते हैं और उसके कंधे पर अपना सिर रख देता है। वेन केजिंग सोचता है, भले ही आज मैं मर जाऊं, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ अपने सोलमेट के साथ जो मेरे लिए सब कुछ है। फिर दोनों अपने आंखें बंद कर देता है। येबाई को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सिर पर बर्फ का पानी भर दिया हो। वो एक कदम पीछे जाता है। वो दोनों के बीच ऐसा भावना देखकर येबाई वास्तव में उन दोनों को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता है, इसीलिए दोनों को नहीं मारता है। सिपाही कहता है कि मुझे तुम दोनों पर दया आती है। मैं वास्तव में मारना चाहता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तुम दोनों साथ रहकर खुशी जीवन जी सकते हो। वेन केजिंग, अगर तुम फोर सीजन मैनर में रहने वाले हो और अच्छा बर्ताव करने वाले हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा, लेकिन अगर बाहर मिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसे कहने के बाद येबाई वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वेन केजिंग सोचता है, यीशु मुझसे प्यार करता है, कैसे बात करूँ इसके बारे में। यीशु सोचता है, वो जीवित है, मैं उससे प्यार करता हूँ। उतने में वेन केजिंग कहता है, यीशु, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। इसके बाद जो यीशु अपना सिर वेन केजिंग के कंधे पर रखता है। वेन केजिंग कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं दुनिया को जला दूंगा या ऐसे छोड़ दूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर वेन केजिंग सोचता है, यीशु, तुमने मुझे फिर से बचा लिया है। इसके बाद वेन केजिंग जो यीशु को प्यार से किस करता है। फिर दोनों फोर सीजन मैनर चले जाते हैं। गाइस, वर्ड ऑफ ऑनर में हमें दिखाई थी दोनों फोर सीजन मैनर चले जाते हैं, लेकिन रात में क्या होता है वो हमें नहीं दिखाई गई थी। सिर्फ हमें मॉर्निंग का स्क्रीन दिखाई गया था। सो मैं आज रात का स्क्रीन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वेन केजिंग यीशु के सोटों पर पट्टी बांधकर अपने बालों को ठीक करते हैं। तभी जो यीशु उसके बालों को सहलाते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के आंखों में देखता है और कुछ टाइम चुप रहता है। फिर वेन केजिंग अपनी सोलमेट को किस करता है। तब वेन केजिंग सोचता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यीशु के होठ गुलाबी लग रहे थे और उसके शानदार रूप को वेन केजिंग देखते रहते हैं। वेन केजिंग ने खुद को रोक नहीं पाया, इसीलिए वो उसके होठों पर किस करते हैं। यीशु उसे पीछे ढकेलता है और एक पल के लिए वेन केजिंग डर जाता है कि वो मुझसे दूर क्यों जा रहा है। क्या मुझे ये सब जल्दी नहीं करना चाहिए था? तभी जो यीशु उसके तरफ प्यार से देखते हुए कहता है कि ऐसा मत करो। वेन केजिंग कहता है, क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो यीशु कहता है, मुझे इस तरह मत चुमो जैसे मैं कांच का बना हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। क्या तुम तब भी मुझे प्यार कर पाओगे? वेन केजिंग उसके बातों से हंसने लगते हैं। जो यीशु कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर जो यीशु उसे किस करता है और उसके हाथ वेन केजिंग के कपड़े में होते हैं। जब तक वो सांस से लेने के लिए रुकता नहीं, तब तक वो ध्यान नहीं देता कि वो यीशु के घायल हाथ को
पकड़ रहा था। अचानक वेन गेजिंग किस करना बंद कर देता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है? मैंने कुछ देर के लिए खुद को भूल गया था। ऐसे कहकर वेन गेजिंग चिंता करने लगते हैं। जो जीजू कहता है, तुम वास्तव में सोचते हो कि इस तरह की एक छोटी सी बात मुझे परेशान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे बर्ताव से परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। वेन गेजिंग उसके हाथ में लगे हुए शॉट के बजर से उसे आराम करने के लिए कहता है। फ्री मॉर्निंग का स्क्रीन दिखाई जाती है, जो हमें वॉट ऑफ ऑनर में दिखाई गई थी। गाइस, यहीं पर नोवेल का पार्ट खत्म कर देती हूँ और मैं ऐसे ही सीरीज का नोवेल पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। सो आज का कहानी आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।